बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो शाम बहुत पुरइसरार सी गहरे सुरमाई बादल छाए हुए थे, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे हब्स बेजा में रख दिया हो, लेकिन मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही थी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसी बेचैनी के आलम में मैं अपने घर की छत पे चली गई और कुछ देर आसमान का जायजा लेती रही। फिर आसपास के नज़ारे देखने लग गई। कुछ भी मामूल से हटकर नहीं था, मगर एहसास इतना वाजिया था कि इस मामूल में कुछ तो अलग था, ये शायद अलग होने वाला था। इसी कश्मकश में थी कि मेरी सहेली की छोटी बहन भागते हुए घर में आई और मुझे आवाजें देने लगी। मैंने उसे आवाज दी कि मैं ऊपर छत पर हूँ, तो वो भागती हुई ऊपर आ गई। उसकी सांस से सांस नहीं मिल रही थी। उसने इसी कैफियत में मुझे बताया कि उसकी चच्चा की बेटी का इंतकाल हो गया है। ये खबर सुनकर मैं सकते में आ गई, जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो और मेरा दिमाग जोर जोर से पुकार रहा हो कि एक और जवान मौत, एक और कवारी लड़की मर गई। शायद यही वजह थी कि आज की शाम मामूल से कुछ हटकर महसूस हो रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम चलो, मैं आती हूँ, और फिर मैं नीचे उतर आई, चादर ओढ़ी और अपनी सहेली के घर चली गई, जो मेरे घर से 4 घर छोड़कर था। वहाँ गई तो मालूम हुआ कि सब लोग मैयत वाले घर में ही हैं, तो मैं भी वहाँ चली गई। मेरी सहेली के चच्चा का घर 2 गली छोड़कर था। वहाँ पहुँची तो क़यामत का मंजर था, मगर इस लड़की की माँ खामोश बैठी थी, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, बल्कि वो तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि बेटी के मरने पर उसे बहुत सुकून मिला हो। खैर, 1 आध घंटा वहाँ बैठकर मैं घर वापस आ गई, मगर वहाँ जो मंजर देखकर आई वो मुझे भूल ही नहीं रहा था। जवान कवारी बेटी की मैयत पर हर आंख नम थी, मगर लड़की की माँ की आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। अब रात हो चुकी थी और आज खूब बादल गरज रहे थे। आसमानी बिजली तो जैसे किसी मातम की शरीक महसूस हो रही थी। घर में उस वक्त मैं अकेली थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था। बार बार मेरे जहन में मरने वाली और उसकी माँ का ख्याल आ रहा था। मैं सोचों में गुम थी कि 2-3 घंटे मजीद गुजर गए। फिर दरवाजा बजा तो मैंने दरवाजा खोला। मेरा अब्बा घर आया तो मुझे कुछ बेहतर महसूस होने लगा। अब्बा को रोटी देने लगी तो अब्बा ने कहा वो मैयत वाले घर से खाना खा कर आ रहा है। अब्बा ने ही मुझे बताया कि मैयत को पीर साहब की हवेली में लेकर गए हैं, तो सबको वहीं पीर साहब ने खाना खिलाकर रुखसत किया। बाकी बात सुनकर मुझे अपने अंदर की बेचैनी और मौसम के इस अस्तराब की समझ आने लगी, क्योंकि वही हुआ जिसका डर हमारे दिलों में था। एक और कवारी लड़की की मैयत पीर साहब की हवेली पहुंचा दी गई। सुनने वाले को ये बात बहुत अजीब लगेगी, मगर हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। ये सब तो मैं अपने बचपन से देखती आ रही थी, जब मैं सिर्फ 1.5 साल की थी और अपने अम्मा अब्बा के साथ इसी गांव में आई थी और फिर सारी जिंदगी यहीं गुजारी। मेरा नाम नौरीन है, लेकिन मुझे सब नूरी कहकर पुकारते थे। पहले हम किसी और गांव में रहते थे, मगर जब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया तो मेरी अम्मा ने एक आदमी से दूसरी शादी कर ली। उस वक्त मेरी उम्र 1 साल थी। अम्मा ने शादी चोरी छुपे रात के अंधेरे में भाग कर की और वो मेरे नए अब्बा के साथ उस गांव में आकर बस गई। यहाँ कोई हमें जानता नहीं था, क्योंकि अब्बा ने किसी को बताया ही नहीं था कि अम्मा से शादी कर चुका है और मैं उसकी बेटी हूँ। मेरी अम्मा बिल्कुल जवान थी, लगता ही नहीं था कि एक बच्ची की माँ है। उसकी जवानी ही तो उसकी मुजरम बनी और वह उस जुर्म की पादाश में जाने कहां से कहां भटकती रही। मैंने अब्बा से सुना है कि अम्मा का रंग दूध की तरह सफेद था, जिसमें गुलाबी रंग की हल्की सी झलक देखने को मिलती। अम्मा के बाल स्याह और लंबे थे और वो नहायत खूबसूरत थी। मेरे अब्बा ने अम्मा की खूबसूरती की वजह से ही शादी की थी। उसे तो मुझ पर यानी एक बच्ची के होने पर भी कोई एतराज नहीं था और मेरी अम्मा को सहारा चाहिए था जो उसे बच्ची के साथ कबूल करे। सो उसे वो सहारा मिल गया और मुझे बाप। अब्बा के गांव में छोटा सा घर था अब्बा का, जहां वो अम्मा और मुझे ले गया। अब्बा एक मामूली सा मजदूर था, जिसे कभी कोई काम मिलता और कभी नहीं मिलता, मगर मेरी माँ इसी हाल में राजी थी कि चलो घर जैसा एक ठिकाना तो मिला हुआ था। अब्बा मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखता और मेहनत मजदूरी के लिए दूसरे गांव में भी चला जाता था। अम्मा सारा दिन घर को और मुझे संभालती और शाम के बाद जब अब्बा घर आता तो अम्मा तैयार होकर उसका इस्तकबाल करती। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी,
मगर अब्बा कहता है कि उससे निकाह के कुछ 1-2 महीने बाद ही मेरी माँ बीमार हो गई थी। जाने उसे क्या बीमारी थी। अब्बा ने उसका बहुत इलाज करवाया मगर मेरी माँ जिंदगी की बाजी हार गई और अब्बा मुझे लेकर दूसरे गांव चला गया, जहां अब भी अब्बा के साथ मैं रहती। यहाँ इस गांव में आने के बाद अब्बा ने कैसे मुझे संभाला, कैसे मेरी परवरिश की, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, जब मैं 8-9 साल की हुई तो यही देखा था कि अब्बा सारा दिन गांव के पीर साहब की हवेली में गुजार देता और रात को घर आ जाता। सारा दिन मैं बराबर वाली खाला के पास रहती, वो ही मेरा ख्याल रखती, मुझे खिलाती पिलाती और पाल रही थी। अब्बा इसे महीने बाद कुछ रकम दे देता, इसलिए वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ मुझे भी खिला पिला देती। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने का रवाज नहीं था, मुझे भी स्कूल की शक्ल तक नहीं दिखाई गई, बल्कि पड़ोसन खाला की बच्चों से भी सिर्फ उसके 2 बेटे स्कूल जाते और 3 बेटियां घर में ही रहती, जिनके साथ खेलते हुए मैं भी पल रही थी। मेरा अब्बा पीर साहब की हवेली में ही खाता पीता था। अब्बा बताता था कि वो और बाकी काम करने वाले मर्द भी हवेली के अहाते में ही काम करते हैं। हवेली के अंदरूनी हिस्से में किसी मर्द के जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पीर साहब की 4 बीवियां रहती थी, जिनको बाहर किसी से मिलने जुलने पर भी सख्त पाबंदी थी। पीर साहब रोजाना दिन के वक्त 3 घंटे हवेली के एक हुजरे में बैठकर ही गाँव के लोगों से पीरी मुरीदी का सिलसिला जारी रखते थे। पीर साहब के हुजरे में दूर दूर से लोग आते जाते थे और अपनी मनते मुरादें पाने पर कीमती नजराने पीर साहब की खिदमत में पेश करते। यहाँ तक के लोगों ने पीर साहब को जमीनें, सोने चांदी के जेवरात और हर किस्म का अनाज भी देना शुरू कर दिया था। और फिर पीर साहब पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाले बन गए। मेरे अब्बा भी गांव के कई मर्दों की तरह पीर साहब की हवेली में काम करते। अब्बा वो कौन सा काम करते थे ये तो आज तक मुझे भी पता नहीं चल पाया। मेरे जवान होने तक मैं रोज पड़ोसन खाला के घर सारा दिन गुजारती, मगर फिर मैंने घर में खाना पकाना शुरू कर दिया। घर की तमाम जिम्मेदारी उठा ली तो अब्बा ने खाला को पैसा देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से खाला ने हमसे मिलना जुलना कम से कम कर दिया। मेरी खाला के बच्चों से खास दोस्ती भी नहीं थी। मेरे घर से 4 घर छोड़कर मेरी पक्की सहेली का घर था। वो मेरे घर आती तो मुझे गाँव की मुख्तलिफ खबरें मिलती और पहली बार उसने मुझे बताया था कि काफी साल से हमारे गांव में एक रवाज था कि गांव में अगर कोई जवान लड़की मरती तो उसे कफन तफन पहनाकर रात के वक्त पीर साहब की हवेली में छोड़ दिया जाता था और सुबह तड़के उसका जनाजा उठाकर मैयत को गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता। दफनाने के बाद लड़की के घर वाले पीर साहब की हवेली के अहाते में जाकर बैठ जाते और पीर साहब इनको सोने के कुछ जेवरात देते, किसी को कम देते और किसी को ज्यादा। मगर गाँव का यही रवाज अब इस कदर अपनी जड़ें जमा चुका था कि अब मेरी सहेली के चचा की बेटी फौत हुई तो उस रवाज यानी उसी लालच ने उसकी माँ को रोने तक नहीं दिया। और फिर वही हुआ, आज भी एक और जवान मैयत पीर साहब की हवेली में पहुंचा दी गई थी। मैं और मेरी सहेली हमेशा सोच और आपस में ये बात करते कि आखिर वो पीर साहब जवान लड़कियों की मैयत के साथ क्या करते थे, जो सारी रात मैयत को अपनी हवेली में रखते और सुबह होते ही मैयत को दफनाने के लिए भेज देते और इस घर वालों को सोने के जेवरात दिया करते थे। मैंने और मेरी सहेली ने इसकी अम्मी से भी ये बात पूछी, लेकिन वो भी इस बात से अनजान थी कि आखिर पीर साहब ऐसा क्यों करते थे। मेरी तरह गांव की और भी लड़कियों को इस बात का बहुत तजस्सुस था, लेकिन वो किसी से भी इस बात का ना तो जिक्र करती और ना ही पूछती। अगर कभी कोई लड़की पूछती भी तो उसे डांट कर खामोश करवा दिया जाता था कि ऐसी बातें नहीं करते और ना ही आइंदा ये सवाल करना। हम लड़कियों के लिए सब कुछ एक मामा बना हुआ था कि आखिर पीर साहब मैयत के साथ करते क्या हैं। और फिर मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये उस वक्त की बात है जब मैं 18 साल की हो चुकी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने बाप की सगी औलाद नहीं बल्कि मेरे बाप ने मेरी माँ से उस वक्त शादी की थी जब मैं 1 साल। ये बात मुझे पड़ोसन खाला से पता चली और सवाल किया तो उसने मुझे वो बातें बताई जो मैं अपनी कहानी में बयान कर चुकी हूँ। मेरी 18 साल जिंदगी में मुझे ये बात तो मालूम हो चुकी थी कि मेरा बाप एक लालची इंसान है जो अपनी गर्ज के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन मेरे बाप ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मैं मरने की अदाकारी करूँ और मेरी मैयत को पीर साहब के पास छोड़ आऊंगा। फिर सुबह जब पीर साहब मैयत वापस करेंगे तो मेरा बाप भी अपने रिश्तेदारों के पास मुझे दूसरे गांव छोड़ देगा। ये कहकर मुझे दफना दिया है और फिर पीर साहब से सोने के जेवरात लेगा। मैं अब्बा की सारी बात सुनकर हैरान होगी। मेरी रूह लर्ज गई कि अब्बा क्या कह रहे हैं।
लेकिन अब्बा ने मुझे कहा कि मैं इतने साल तेरा बोझ उठाया है, तो अब मुझे इसके एहसानों का बदला ऐसे ही चुकाना होगा, वरना वो सचमुच मुझे मार देगा। अब्बा की इस धमकी से मैं बहुत ज्यादा डर गई और मैंने सोचा कि इस नाटक से 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि मुझे पीर साहब का राज मालूम होगा, दूसरा जब अब्बा अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ेगा तो मैं वहाँ से भागकर कहीं दूर चली जाऊंगी और इस तरह मुझे अब्बा के साए में जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। लिहाजा मैंने अब्बा की बात मान ली और इस शर्त पर राजी हुई कि अपने रिश्तेदारों के पास वो मुझे छोड़कर आएंगे, इसके बाद कभी मुझे नहीं मिलेंगे। अब्बा ने मेरी शर्त मान ली, उन्हें क्या फर्क पड़ता था, आखिर मैं कौन सा उनकी सगी औलाद थी। फिर कुछ दिन बाद वो दिन आ गया जब मुझे मरने का नाटक करना था, मगर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सांस बंद करके लेटी रहूं, ढेरों लोग जमा हों और किसी को पता भी ना चले कि मैं जिंदा हूं। अब्बा ने ये तरकीब भी सोच रखी थी। मगरिब के बाद मुझे चारपाई पर लिटाकर चादर मुझ पर डाल दी और मोहल्ले में कह दिया कि मेरी बेटी की अचानक मौत हो गई है। मोहल्ले की औरतें घर में जमा होना शुरू हो गई, जिनमें सबसे आगे मेरी हमराज सहेली थी जो इस सारे ड्रामे से वाकिफ थी। उसने किसी औरत को मेरी मैयत को हाथ नहीं लगाने दिया और घर में बिजली बंद रखी कि खराब है। मोमबत्तियों की रोशनी में मेरी मैयत घर से उठाकर रात के अंधेरे में पीर साहब की हवेली के अहाते में पहुंचा दी गई। मैं अंदर ही अंदर बहुत खौफजदा थी, मुझे कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। मैं मुर्दा बनी लेटी रही। जब लोग वहाँ से चले गए तो हवेली के अंदर रहने वाले मुलाजमों ने मेरी मैयत उठाई और कहीं ले जाने लगे। बंद आंखें थोड़ी सी खोल कर देखने की कोशिश की, मगर मेरे मुंह पर कपड़ा था। मैं खामोशी से लेटी रही और फिर एक जगह लाकर मैयत को रख दिया गया। कुछ देर तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, फिर महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। मैं दम साधे लेटी रही, खौफ के मारे वाकई मेरी सांस बंद हो रहा था। मैं अजीबो गरीब कैफियत में थी कि एक रख्त सी आवाज मेरे कानों में आई, लड़की को उठाओ, कपड़ा हटा दो। ये आवाज सुनते ही मैं सकते में आई कि ये जो कोई भी है ऐसा क्यों कह रहा है। क्या वो जानता है कि मैं मरने का नाटक कर रही हूँ। मुझ पर से किसी ने कपड़ा हटाकर मुझे हिलाकर उठ बैठने को कहा। मैं उठकर बैठी और जो देखा मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं आया। पीर साहब मेरे सामने कुर्सी पर बैठे थे। ये कोई बहुत बड़ा बंद कमरा था जिसमें 2-3 दरवाजे और भी थे जो बंद थे। इस बड़े हालनुमा कमरे में बेशुमार रोशनियां थी और पीर साहब के अलावा वहाँ एक औरत और एक मर्द मौजूद था। मर्द तो मुझे पहचान में नहीं आ रहा था, मगर औरत को देखकर महसूस होने लगा जैसे इसे पहले भी कहीं देखा होगा, मगर कहाँ। मैं यही सोच रही थी कि पीर साहब की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वहाँ मौजूद मर्द और औरत से कह रहे थे कि ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है और मेरी जन्नत की हूर बनेगी, ये हमेशा मेरी दासी बनकर रहेगी। जाओ इसे अंदर ले जाओ और तैयार करो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि पीर साहब क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो उठकर चले गए तो वो मर्द भी उनके पीछे चला गया। वो लोग ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़कर जा रहे थे। उससे मुझे अंदाजा हो गया कि हवेली के तय खाने में मैं मौजूद। पीर साहब के जाने के बाद वो औरत आगे बढ़ी और मेरा हाथ थामकर मुझे अंदर कमरे में ले गई। उस कमरे में एक बेड था, सिंगार मेज और मुख्तलिफ तर्ज की बनी हुई अलमारियां थी। नहायत खूबसूरत फर्नीचर और आसाइश का सभी सामान कमरे में मौजूद था। कमरे के अंदर और एक दरवाजा था, गालिबन वो गुस्ल खाना था। उस औरत ने मुझे बेड पर बिठाया और मेरी तरफ गौर से देखने लगी और पूछने लगी कि तुम कौन हो, किसकी बेटी और कहाँ से आई हो। मैं उस औरत की बातों का जवाब क्या देती। मैं तो उससे भी ज्यादा उसे गौर से देख रही थी। मुझे यूं लगा जैसे कि औरत के चेहरे की झुर्रियों के पीछे कोई जाना पहचाना चेहरा है जिसे मैंने कहीं देखा था, मगर कहाँ। मैंने उस औरत से पूछा कि वो कौन है और ये कैसी जगह है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया। उसने मेरे सवालों पर जवाब दिया कि ये पीर साहब की हवेली का तय खाना है और मुझे वहाँ साजिश करके लाया गया है। मुझे मेरे बाप ने बेचा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैं हक्का बक्का उस औरत को देखने लगी। फिर मैंने जब उसको अपने बाप का नाम बताया तो उस औरत ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उस औरत ने बताया कि वो मेरी माँ है, जिसे उसके दूसरे शौहर ने कई सालों पहले पीर साहब को बेच दिया था और आज उसकी बेटी को भी इसी पीर साहब के यहाँ बेच दिया। मैं हैरान थी कि मेरे सामने मेरी माँ बैठी है जिसे मैंने सारी जिंदगी मरा हुआ समझा था। मेरी माँ यहाँ कैद में जाने कैसी जिंदगी गुजार रही थी। हम माँ बेटी एक बार फिर गले लगकर रोने लगी और फिर मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई कि मैं कैसे यहाँ पहुँची और मेरा मकसद क्या था। अम्मा ने मुझे पहले खाना खिलाया और फिर दूसरे कमरे में ले गई।
वहाँ मैं माँ की गोद में सर रख कर लेट गई और अम्मा ने मुझे सारी कहानी बताने लगी। मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि ये कोई पीर असली पीर नहीं बल्कि काला जादू करने वाला एक मक्कार इंसान है जो अपनी गर्ज के लिए हलाल और हराम का फर्क भी भूल चुका है और इसे खुदा का खौफ तक नहीं। कई साल पहले उन्होंने गांव में एक रिवाज शुरू किया था कि गांव की जवान कवारी लड़की को मरने के बाद अपनी हवेली में एक रात रखता था। दूसरे दिन उसके घर वालों को मैयत के साथ साथ सोने के जेवरात देता और लालच के मारे लोग भी उस रिवाज को आज तक निभा रहे थे। वो जवान मैयत को सारी रात अपने अहाते के कमरे में रखकर काले जादू के मंत्र करता था जिससे उसके जादू में इजाफा होता था। अम्मा ने बताया कि हम इस गांव के नहीं थे, मगर जब अम्मा ने दूसरी शादी की तो मेरे दूसरे अब्बा ने इस पीर साहब के हाथ अम्मा को बेच दिया क्योंकि पीर का दिल आया हुआ था मेरी अम्मा की खूबसूरती पर। इसीलिए सुतेले बाप ने मेरी माँ के मरने का कहकर रातों रात हवेली पहुंचा दिया और अपना पुराना गांव छोड़कर यहाँ आन बसा ताकि किसी को खबर ना हो कि मेरी माँ कहाँ गई, ये कैसे मरी। और मैं सारी जिंदगी यही समझती रही कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। अम्मा बता रही थी कि यहाँ पहुंचकर उसके साथ बिल्कुल वही मामला पेश आया जो अब तक मेरे साथ था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी माँ को बचाने वाला कोई नहीं था और मेरी माँ 18-19 सालों से हवेली के इसी तय खाने में जिंदगी गुजार रही थी जहाँ दुनिया जहान की हर आसाइश और सहूलत थी, मगर मेरे माँ के पास आजादी और एक अच्छी जिंदगी नहीं थी। वो इस पाखंडी पीर के साथ रहने पर मजबूर थी। यहाँ इस तय खाने में पीर साहब के सिर्फ 2 चेले ही आते थे जो उसकी करतूतों से वाकिफ थे। अम्मा ने ही उसे बताया कि पीर की बीवियां तो ऊपर हवेली में रहती थी और अम्मा से पहले भी इस कैद खाने में कोई जवान लड़की कैद थी। जो अम्मा को यहाँ लाया गया तब वो लड़की बुढ़ापे की तरफ जा रही थी, जैसे अब मेरी माँ जवानी को खैरबाद कह दिया है। पीर की नीयत मुझ पर खराब होगी। अम्मा की सारी बातें सुनकर मैं समझ गई कि सुबह मेरी मैयत ले जाने कोई नहीं आएगा क्योंकि अब्बा सारे गांव में मशहूर कर देगा कि उन्होंने मुझे दफना दिया है। अब हम दोनों माँ बेटियां यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सोचने लगी। इससे पहले मेरी माँ यहाँ से निकलने की कोशिश की थी मगर वो अकेली कुछ कर ना पाई। मेरे अंदर आस और उम्मीद का एक दिया जल रहा था जो मैं यहाँ आने से पहले जला कर आई थी। मेरी बचपन की सहेली थी जिसे सारी हकीकत मालूम थी। यहाँ आने से पहले हम दोनों में ये बात तय हो चुकी थी कि अगर मेरी मैयत के जाने के बाद दूसरी सुबह मेरा जनाजा गांव में ना पहुंचा तो वो किसी तरह गांव की पढ़ी लिखी कुछ लड़कियों और लड़कों को जमा करके हवेली में ले आए। अब मुझे और मेरी अम्मा को इंतजार था कि कब यहाँ कोई आए और हमें आजादी नसीब हो, इससे पहले कि मजीद कुछ गलत हो जाए। अम्मा ने बताया कि चांद की पहली तारीख को ही पीर साहब यहाँ आएंगे और अपने तंत्र मंत्र करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ महफूज थी। यहाँ रोजाना खाने पीने की कई एशिया पहुँचा दी जाती और तो और तरह तरह के खूबसूरत लिबास और बनाव संगार का सामान नया आया था। ये यहाँ आने के बाद दूसरे दिन की शाम का जिक्र है। जब हम माँ बेटी तय खाने में मौजूद थी, खामोश बैठी थी कि अचानक कुछ आवाजें हमें आना शुरू हुई और कुछ देर बाद एक शोर सा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग मिलकर नारेबाजी कर रहे हों। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था मगर मुझे लग रहा था कि हमारी मदद के लिए अल्लाह ने अपने बंदों को भेज दिया। और फिर ऐसा ही हुआ। शोर आने के कोई आधे पौने घंटे के बाद दरवाजा खुलना शुरू हुआ और 25-30 लोगों का एक मुश्ताइल गिरोह नीचे तय खाने में पहुंच गया और अपनी सहेली और गांव की चंद लड़कियों और लड़कों को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मगर हैरानगी की बात ये थी कि इस मजमे में तो कुछ लोगों के हाथों में माइक और कैमरे भी लिए हुए थे जो जल्दी से हमारी जानब बढ़े तो हमने अपने दुपट्टों से चेहरे ढांप लिए और इनके सवालों के जवाब देने लगे। एक खुशी का समा था जब मैं अपनी माँ का हाथ थाम कर सालों बाद इस कैद खाने से उन्हें बाहर ले आई। ऊपर हवेली में पूरा गांव ही जमा था। आज पीर साहब का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका था और मेरा बाप भी लोगों की गिरफ्त में था। उसके हुलिये से लग रहा था कि उसे लोगों ने काफी मारा था और कुछ ऐसा ही हाल जाली पीर का था। गांव के पढ़े लिखे नौजवानों ने अपने गांव के पीर को मनहूस साए से आजाद करवा लिया। पीर और उसके चेलों को मेरे बाप समेत कानून के हवाले कर दिया गया और मैं अपनी अम्मा को लेकर अपने घर आ गई। जाने कितने सालों बाद मेरी माँ ने कैद खाने से निकलकर कुदरत की नेमतों को देखा था। कुदरती फजा में सांस लिया और मुझसे प्यार और अपने सीने से लगाया। वो रह रहकर मुझे प्यार करती और अपनी आंचल में छुपा लेती। गांव के तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी माली तौर पर भी मदद की, जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए भी असबाब बनाने की कोशिश की। हकीकत है कि झूठ और गुनाह कितना ही भयानक क्यों ना हो, हर काली रात के बाद सवेरा जरूर आता है।